सबसे पहले जो कुंडली को बोलेंगे वो जो है अनमोल जी बोलेंगे, उसके बाद मंजू जी बोलेंगी। मैं दोबारा पहले अनमोल जी बोलेंगे, फिर मंजू जी बोलेंगी। अनमोल जी आप 2 मिनट के बाद बोलना स्टार्ट करिएगा इस कुंडली के ऊपर। But we will not put Naman's chart. हेलो जी सर। हाँ जी अनमोल जी बताइए, आपको इस कुंडली को देखकर क्या समझ आ रहा है? एक तो इनका जो राहु है वो फर्स्ट हाउस में बैठा है और इस वजह से ये शो ऑफ बहुत करते हैं अपने लिए। और दूसरा है कि हर बात को बहुत जिसको बोलते हैं क्लेवरनेस के साथ बोलते हैं। और दूसरा इनका जो कैसे बोलते हैं? आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम। दूसरा इनका जो मैरिज वाला घर है 7th हाउस है, उसके ऊपर राहु और केतु दोनों का इफेक्ट पड़ रहा है, तो उस वजह से इनकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं होगी। और थर्ड पॉइंट है इनके कारोबार का। कारोबार में सैटर्न बैठा है, सैटर्न ठीक है लेकिन सैटर्न के साथ में आके सन बैठ गया है, तो कारोबार में प्रॉब्लम तो होगी। और एक पॉइंट है कि जुपिटर सिर्फ सैटर्न और सन की वजह से आपने बोला है करियर में प्रॉब्लम होगी? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि सैटर्न और सन दोनों एक दूसरे के एनिमी हैं। चलिए और कुछ बताएंगे? ये एक तुला इनका लगन की कुंडली है। हेलो हेलो सर प्लीज जिनको बोला जाए आप वही बोलें, अनम्यूट करके एकदम से ना बोलें, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। प्लीज अनमोल जी आप ही बोलें। लेकिन इनका जुपिटर जो है 8th हाउस में बैठा है, इस वजह से अपने फ्रेंड्स के ऊपर भी काफी खर्चा करते हैं। क्या करते हैं? फ्रेंड्स के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं ये। अच्छा, बस कंप्लीट हो गया आपका? हाँ जी। चलिए अब साध्वी जी आप बोलिए। मैडम मैं There is बोलूं? one person, सर आप प्लीज एक बार रीनेम कर देंगे so that we will know your name. FD11AE66. मैं मैडम ये आ नहीं रहा, वैसे मेरा नाम गोपाल है। गोपाल, ओके सर, आई विल रीनेम सर। सर अभी प्लीज साध्वी जी को बोली दीजिए, देन अच्छा फिर अच्छा आप ठीक बोलिएगा, ठीक। क्योंकि सर नहीं तो देखिए कंफ्यूजन हो जाएगा, वन हाँ बाय हाँ वन मैडम। करेंगे। थैंक यू सर। मैम पारुल जी हैज वन क्वेश्चन कि इसमें नवांश चार्ट भी लगेगा। नवान चार्ट लगेगा लेकिन आज नहीं लगाएंगे, जो हमारी मेन क्लासेस शुरू होंगी उसमें हम करेंगे। साध्वी जी, राजी जी, साध्वी जी हैं क्या यहाँ पे? यस मैम, साध्वी जी को मैंने एक्सेस दिया है। साध्वी जी आप प्लीज प्रेडिक्शन कीजिए। चलिए हाँ जी सर बताइए, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? सर मैं
ये तुला लगन की कुंडली है। सबसे पहले लग्नेश देखते हैं। इसमें तुला लगन की कुंडली है, इसका लग्नेश बीनस हुआ। बीनस 11th हाउस में बैठा है, तो जातक को बहुत अच्छा लाभ दिलवाएगा ये। हेलो। अच्छा जी, हाँ जी सुन रही हूँ मैं, आप बोलते रहे। हाँ, और इनको अपने फादर के साथ प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि हालांकि जो सन और सैटर्न है, इन दोनों की डिग्री में बहुत बड़ा अंतर है, तो कुछ ना कुछ विचारों में मतभेद जरूर आएगा। राहु इनके फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो इनके फेस पर कोई ना कोई निशान होगा। मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी इनके, और इनकी मदर को कोई ना कोई परेशानी जरूर रहेगी। चाहे मतलब इनकी मदर से इनके संबंध अच्छे ना रहे, या इनकी मतलब मदर को कोई बीमारी रहे। इनके पैरों पर कोई ना कोई निशान होगा, क्योंकि जुपिटर इनका 8th हाउस में बैठा है। इन्हें मौसम का इफेक्ट बहुत रहेगा। इनका कहीं सर ना कहीं ना तो अफेयर इनके रहेगा। चेहरे पे निशान है, ना इनके पैरों पे निशान है, ठीक है। मैडम ऐसा हो नहीं और सकता। मतलब सर जब राहु। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ इनको, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि इन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। जो आपने बोला है कि तुला लगन है और शुक्र 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो इन्हें लाभ प्राप्त होगा। सर अभी आप तो यहीं पर रुक मैडम जाइए। दशा भी तो जी देखनी पड़ेगी, दशा मिल गई या नहीं मिली सर, वीनस नहीं की। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है। अच्छा, क्योंकि कुंडली से ही जो है प्रिडिक्शन की जा सकती है। दशाएं जो होती हैं हमें किस पीरियड में क्या मिलेगा ये बताती हैं, ठीक है। दशाएं ये बताती हैं हमें किस पीरियड में क्या मिलेगा। इनके। जो सर हेलो। अब आप यहीं पर रुक जाइए, सर रुक जाइए, ठीक, आप मुझे बोलने दीजिए। ठीक है जी। सबसे पहले जैसे जो है कुछ जो है चीजों में बोला गया कि इन्होंने बोला कि शुक्र 11th हाउस में है तो इन्हें लाभ मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। और जो जो है इन्होंने बोला कि जुपिटर इनके वहां पर बैठा हुआ है 8वें घर में, तो इनके पैरों पे निशान होगा। इन्हें कोई पैरों पे निशान नहीं है, इसलिए उस चीज को नोट मत करिएगा, ठीक है। और दशाएं जो होती हैं, सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि जो लगन कुंडली होती है ये हमारी सारी जिंदगी के बारे में बताती है, ठीक है। हम कुंडली देखकर, आपके पास ये 42-45 साल का बंदा आया है, आप उसको कुंडली देखकर ये बताएंगे कि भाई अभी तक आपके साथ ये चीजें हुई कि नहीं हुई। अब आप ये बताएंगे दशाएं कि इस पीरियड में आपके साथ ये चीजें हुई। दशाएं ये होती है, दशाएं आपकी कुंडली के बारे में नहीं बताती। आपकी कुंडली में क्या योग बन रहा है, उस योग को आपके साथ कब घटना घटेगी ये बताती है, ठीक है। अब ध्यान से चीजों को देखिएगा। और जो दशाएं भी हम लगाएंगे, लेकिन पहले हम कुंडली के बारे में समझ लें। तुला लगन है, ठीक है। तुला लगन वाले जो होते हैं कंफ्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं। आप कुंडलियां कलेक्ट कीजिए। अब आपका काम ये है कि अगर आप इस क्लास में आए हैं तो आपको अपने फैमिली मेंबर्स की, अपने रिलेटिव्स की, अपने फ्रेंड्स की कुंडलियां कलेक्ट करनी है, तब जाकर बात बनेगी। क्योंकि आप उनके बारे में उनसे आराम से डिटेल ले सकते हैं। आपको ये लगता है कि इसके ग्रह यहाँ बैठे हैं, इसके साथ ये चीजें होंगी। अब तुला लगन है, तुला लगन वाले जैसे कि भी शुक्र ग्रह इसका मेन ग्रह हो गया, तो ऐसा व्यक्ति जो है लग्जरी चीजों के प्रति इसका ध्यान जाना चाहिए। अच्छा खान पान होना चाहिए। चीजों से संतुष्टि नहीं होती है। तुला लगन वालों को चीजों से संतुष्टि नहीं होती, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, क्योंकि ये दैत्यों का गुरु है और राक्षस प्रवृत्ति है, तामसिक प्लैनेट है, तो शुक्र को संतुष्टि नहीं मिलती है। अब इनका शुक्र जो है इनके 5 लाभ स्थान पर है, लेकिन लाभ स्थान पर होकर वो 5 नंबर राशि में है। 5 नंबर राशि में होकर वो अभी बहुत ज्यादा बड़ी डिग्री का तो नहीं है। अगर मैं देखूं तो शुक्र पीछे का भी, अगर आप कहेंगे कि 8 डिग्री का, 8 डिग्री का भी नहीं हो सकता, क्योंकि 3-4 डिग्री के बाद वो पीछे का प्रभाव नहीं दे रहा। अब ये शुक्र 5 नंबर यानी कि कहाँ बैठ गया, अपने शत्रु की राशि में बैठ गया। शत्रुओं की राशि में बैठ गया। शुक्र अपने गुणों में कमी करेगा। साथ में बैठ गया मंगल,
अभी हम लगनेश को देख रहे हैं, साथ में बैठ गया लग्नेश जो है 7th लॉर्ड है और 2nd लॉर्ड है। अब 7th लॉर्ड और मंगल 2nd लॉर्ड जो शुक्र और मंगल आपस में मित्र नहीं है। अब इन चीजों में और कमी कैसे आ गई, क्योंकि 12th लॉर्ड खर्चों का मालिक इनके लग्नेश के साथ लाभ स्थान पर बैठ गया है। नोट करिए 12th लॉर्ड का 11th हाउस में जाना, लाभ भाव में जाना, व्यक्ति जो चीज को इन्वेस्ट करेगा उसमें उसे लॉसेस ज्यादा मिलेंगे। यहाँ पे वो चीज और बढ़ जाएगी क्योंकि बुध का मंगल मित्र नहीं है और वो धन कारक है। धन कारक के साथ 12th लॉर्ड का बैठना चीजों में स्टेबिलिटी नहीं देगा। इनको इन्होंने जितनी बार भी चीजों में इन्वेस्ट किया, इन्हें मेजर नुकसान हुआ। अब आती हूं मैं लगन में। अभी मैंने देखा तुला लगन है और लगन का मालिक कहाँ बैठा हुआ है। अभी जो है जैसे जैसे हम क्लासेस में मेन क्लासेस में आएंगे, इसमें हम डीप में जानेंगे। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ चीजें कि आप चीजों को समझिए। अब इनके लगन में राहु आकर बैठ गए हैं। राहु भी एक तामसिक प्लेनेट है। अब ये राहु का लगन में आकर बैठना व्यक्ति को दोबारा से सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, चीजों में संतुष्टि नहीं देगा, यानी व्यक्ति किसी भी चीज में संतुष्ट नहीं रहेगा। अब राहु क्या है, राहु की ये चीज है, ठीक है, सिर्फ इतना, उसको जितना चीज देते रहो वो नीचे से निकलती चली जाएगी, यानी उसे चीजें तो मिलेंगी लेकिन वो संतुष्ट नहीं होगा। अब राहु जो झुकना नहीं चाहता, ठीक है, राहु झुकना नहीं चाहता, मेरी चलनी चाहिए, मैं अपना रोप जमाऊंगा, क्योंकि अब मेरी कुंडली का जो मेन हाउस में बैठ गया राहु, जो पूरी कुंडली पर अपना हक मारकर बैठ गया है। तो यानी ये व्यक्ति हर चीज में अपना हक मेरी चले, एग्रेशन में आना, गुस्से में बोलना, बिना सोचे समझे काम करना। तुला लगन क्या है, 7 नंबर चर लगन, चर लगन है। और आप ये देखिए कि इनके चर राशियां कौन सी होती है, 1 4 7 10, जिसमें कितने प्लैनेट बैठे हैं, 3 4 5। चर क्या होता है, जल्दबाजी करने वाला। तो आप उनसे पूछिए, जब आपके चर राशियों में अधिक प्लैनेट हो तो ऐसा व्यक्ति जल्दबाजी में कार्य करेगा, यानी कि इसको बड़ी जल्दी रहेगी अपने हर काम में, बिना सोचे समझे स्टेप उठाना, चाहे वो मैरिड लाइफ हो चाहे वो उसकी प्रोफेशनल लाइफ हो। राहु लगन में बैठे तो प्रोफेशनल लाइफ में भी अपना रोक जमाना। तो यहाँ पे व्यक्ति हर चीज में जल्दबाजी करेगा, उतावलापन करेगा, इन्हें हर काम में जल्दबाजी रहती है क्योंकि इनके चर राशियां बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? आप उसमें मैसेज डाल दीजिए अगर क्लियर है तो। आगे बढ़ूं मैं? Yes, ma'am. अब ये तुला लगन हो गया, तुला लगन में राहु का बैठना। अब राहु के साथ कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ, लेकिन राहु की जो होती है 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि होती है, और राहु महाराज जो होते हैं हमेशा उल्टा चलते हैं, वक्री गति से चलते हैं। तो इनकी 5वीं दृष्टि आती है इनके भाग्य स्थान पर, 7वीं दृष्टि आती है इनके 7वें स्थान पर, और 9वीं दृष्टि आती है इनके 5वें स्थान पर, ठीक है। तो राहु का भाग्य स्थान को देखना, 7वें स्थान को देखना, 9वें स्थान में देखना, 5वें स्थान 7वें स्थान और 9वें स्थान को देखना, उन चीजों में कोई ना कोई कमी पैदा जरूर करेगा। अब वो कमी सिर्फ राहु की वजह से नहीं होगी, भाई राहु ने दृष्टि डाल दी तो 5वें घर से रिलेटेड चीजों में कमी आ जाएगी, 7वें घर में डाली तो 7वें घर से रिलेटेड कमी आ जाएगी, 9वें घर से रिलेटेड कमी आ जाएगी, आएगी, लेकिन डिपेंड करेगा इन 5वें 7वें 9वें घर में क्या कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, उसकी राशि का लॉर्ड कहाँ गया हुआ है। अब यहाँ पर कोई प्लेनेट नहीं बैठा हुआ, केतु बैठे हुए हैं, लेकिन 5वें और 9वें घर में कोई प्लेनेट नहीं है। तो मुझे 5वें और 9वें घर के ग्रहों को भी देखना है, उनकी क्या स्थिति है। ठीक है, ये राहु की 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि आई तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी।
फर्स्ट आज जैसे आप लोगों ने बोला कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम सिर्फ राहु को देखकर मत बोलिएगा कि राहु 7वें घर में देख रहा है। कई बार लड़ाई झगड़े होते हैं और चीजों में संभाल हो जाती है। कई बार क्या होता है, चीजों में इतनी ज्यादा दिक्कत हो जाती है कि डिवोर्स हो जाता है, अलगाव हो जाता है। तो इसलिए राहु उस चीज को खत्म नहीं करेगा। मैरिड लाइफ के लिए हमारा जो घर है वो पहला घर है, हम स्वयं हैं। चौथा घर मेरी सुख शांति है। दूसरा घर मेरा कुटुंब है, मैं अपने कुटुंब के साथ कितना जुड़ा हूँ। जब मेरी पत्नी पति मेरे साथ जुड़ गया तो मेरा कुटुंब उनसे बन गया। माता पिता तो है ही, लेकिन उसमें एड ऑन हो गए। तो कुटुंब भाव क्या कह रहा है? चौथा घर, क्या मेरे घर में सुख शांति है? क्या चौथे घर से रिलेटेड सुख शांति मुझे मिल रही है? मान लो उसका राहु लगन में बैठा है, लेकिन उसका दूसरा घर, चौथा घर, 8वां घर, 12वां घर अच्छी स्थिति में है। 7वें घर में सिर्फ राहु के अलावा कोई प्लैनेट की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये नहीं कि उनकी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है रहेगी, लेकिन अलगाव नहीं होगा। लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, पैचअप हुआ, ठीक है। अब इनके बारे में अभी हम जानेंगे कि क्या इनका डिवोर्स है कि क्या है, लेकिन सिर्फ राहु को देखकर ये नहीं बोलो कि उसका डिवोर्स हो जाएगा, क्योंकि कई बार क्या करते हैं एस्ट्रोलॉजर कि राहु है तो बहुत मेजर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब आते हैं, हमारे राहु ने 5वें 7वें 9वें घर पे दृष्टि डाली, यानी इसके लक में, भाग्य में तो कमी आएगी। 7वें इसके सप्तम भाव में कमी आएगी, इसके पंचम भाव में कमी आएगी। लेकिन अब पंचम भाव को लेते हैं। तो पंचम भाव का अगर मैं हम देखें तो कारक कौन होते हैं? पंचम भाव के कारक होते हैं सूर्य, ठीक है। तो सूर्य शनि देव के साथ बैठे हुए हैं, तो पंचम भाव से रिलेटेड उस चीज में कहीं प्रॉब्लम नजर आ रही है। फिर पंचम भाव में 12th लॉर्ड बुध देख रहे हैं, जो अपने शत्रु मंगल के साथ बैठे हैं। मंगल 5वें घर में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, इसलिए पंचम में हाउस में अगर मंगल की दृष्टि होती तो पंचम भाव में ये दृष्टि प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। यहाँ पे मंगल बुध के साथ देख रहा है, शुक्र के साथ देख रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम को मेजर प्रॉब्लम दिखा रहा है। यानी कि इनके 5वें घर का कारक अपने शत्रु के साथ बैठा है, उस कारक पर राहु की दृष्टि जो सूर्य को ग्रहण लगाता है। फिर 5वें घर में शुक्र और बुध की दृष्टि, संतान कारक होता है बृहस्पति। 8वें घर में बैठा हुआ बृहस्पति अपनी शत्रु राशि में बैठा हुआ है, तो शत्रु राशि में बैठा हुआ बृहस्पति पीड़ित दिख रहा है। अब यहाँ पर जो है किसी और प्लेनेट की दृष्टि नहीं आ रही है, तो यहाँ पे 5वें घर से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम नजर आ रही है। अब हमने यहाँ पे अभी इतना समझा है कि लगन का मालिक शुक्र अपने शत्रुओं से पीड़ित है, तो 12th लॉर्ड है। सेकंड लॉर्ड अपने शत्रुओं के साथ बैठा हुआ है। अब इनका 3rd लॉर्ड जो है बृहस्पति है, जो 6th लॉर्ड भी है। बृहस्पति 6th लॉर्ड भी है, 3rd लॉर्ड भी है। तीसरा 6ठे भाव का स्वामी फिर अष्टम में बैठ गया है। अब 6ठे घर का मालिक अष्टम में बैठ गया है, जो विपरीत राजयोग को दिखा रहा है। यानी व्यक्ति को जो भी मिलेगा वो स्ट्रगल के साथ मिलेगा, कठिनाइयों के साथ मिलेगा। ये चीज और बढ़ जाएगी क्योंकि उस पर शुक्र की राशि आ रही है, यानी बृहस्पति शुक्र की राशि में बैठा हुआ है। दूसरी बात ये, 8वें घर में कोई भी प्लैनेट सिर्फ सैटर्न के अलावा शुभ नहीं होता। सैटर्न के अलावा सिर्फ सैटर्न, शनि देव जो होते हैं 8वें घर में आयु के लिए अच्छे हैं, अपनी बाकी चीजों के लिए अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पे 8वें घर में बैठा हुए प्लैनेट अपने कारकत्व में कमी जरूर करेंगे। अब बृहस्पति के कारकत्व क्या होते हैं? बृहस्पति के कारकत्व होते हैं धन, आपका वैभव, आपका मान प्रतिष्ठा, आपको जीवन में सुख सुविधाएं दिलाना, आपकी ब्लेसिंग है बृहस्पति। तो बृहस्पति यहाँ पर किसको देख रहा है? किसी भी चीज को सिर्फ 12वें घर को देख रहा है, धन भाव को देख रहा है, आपके कुटुंब भाव को, आपके 4th हाउस को देख रहा है। यानी कि अब 12वें घर में और दूसरे घर में तो कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ, तो बृहस्पति की ब्लेसिंग इस व्यक्ति को धन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हुए भी इसके कार्य नहीं रुकेंगे पैसों के लेकर, क्योंकि 2nd हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है।
और ये बृहस्पति उसको ब्लेसिंग दे रहा है, तो इस व्यक्ति के कार्य नहीं रुकेंगे, इस व्यक्ति का कोई काम नहीं है। ये 3 से 4 साल से खाली बैठा हुआ है, लेकिन बड़ी कंफर्टेबल, यानी कि इसकी मेडिसिन के भी पैसे चल रहे हैं, इसकी लग्जरी लाइफ के भी काम चल रहा है, इसकी हर चीज की कंफर्टेबिलिटी के लिए इसको किसी से मांगना नहीं पड़ रहा, यानी साधन इसके बने हुए हैं। ये बृहस्पति का धन भाव पे दृष्टि डालना, और धन भाव का मालिक सूर्य की राशि में खराब है, लेकिन अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है, कमजोर होता हुआ भी अपनी पावर में मजबूती रखे हुए है। यानी सूर्य की राशि, सूर्य और मंगल अपने अति मित्र है। अब यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? Madam, I आगे have a question. हाँ जी, This last sentence, what you said, that he has all the comforts, he doesn't have to worry for money. I didn't understand that point. How you correlated that? बृहस्पति देखो, बृहस्पति जो है, इन बृहस्पति को बोला जाता है ब्लेसिंग, आशीर्वाद। Yes, ठीक है, बृहस्पति किसी भी चीज का फैलाव का कारक है। yes, ठीक है, आपकी कुंडली के बहुत सारे दोषों को निवारण कर देता है। right, बृहस्पति जिस हाउस से जिस हाउस में दृष्टि डालता है वहां पे प्रोटेक्शन करता है। right, ठीक है, तो बृहस्पति इनके सेकंड हाउस पे दृष्टि डाल रहा है। right, ठीक है, और सेकंड हाउस का मालिक जो है सूर्य की राशि में बैठा है, जो पीड़ित है, right, लेकिन सूर्य की राशि में बैठा हुआ है, अपने मित्र राशि में बैठा है। पीड़ित होते हुए ग्रह जो होते हैं, अगर वो पीड़ित हो रहे हैं लेकिन वो अपनी मित्र राशि में बैठे हैं, तो वो अपनी पावर को पूरी तरीके से खोएंगे नहीं, okay, कमजोरी ला सकते हैं, खत्म नहीं करेंगे, okay, डिले कर सकते हैं, डिनाई नहीं करेंगे। अब यहाँ पे डिले हो सकता है मंगल की वजह से, डिनाई नहीं हो सकता। चीजों में थोड़ा डिले होता है, पैसों को लेकर डिनाई नहीं होता। यहाँ पे बृहस्पति ने सेकंड हाउस पे दृष्टि डाली, और सेकंड हाउस पे जो है मंगल की भी दृष्टि जा रही है। मंगल जो धन कारक है, इनकी कुंडली में धन भाव का स्वामी है। अब मंगल अपने भाव पर दृष्टि डाल रहा है, तो अपने भाव से रिलेटेड चीजें तो देगा ना। और वहां बृहस्पति की दृष्टि आने से उस चीज में प्रोटेक्शन आएगी। क्लियर है यहाँ तक? ध्यान रखिए, बृहस्पति की दृष्टि को अमृत दृष्टि माना जाता है, और शनिदेव जिस हाउस में दृष्टि डालते हैं वहां पर चीजों में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उस चीज में कमी करते हैं। शनिदेव जहां बैठते हैं वहां कमी नहीं करते हैं, जहां दृष्टि डालते हैं वहां कमी करते हैं, और बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां कमी करते हैं, दृष्टि में प्रोटेक्शन करते हैं। अब देखो, दो चीजें समझो। अब इनका जो कुटुंब भाग का, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ू ना मैं? yes, अब यहाँ पे ये चीज समझ में आई कि भी इनका संतान भाग तो पीड़ित है, संतान को लेकर कोई ना कोई कष्ट नजर में आ रहा है अभी। ठीक है, अब इनके कुटुंब भाव में भी कष्ट नजर आ रहा है, और इनके धन भाव में भी हमें कुछ ना कुछ कष्ट नजर आ रहा है। प्लैनेट कभी भी अपने कारकत्व की सभी चीजों को नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखना है। अगर प्लैनेट 4 चीजों का कारक है, वो 2 चीजों में कमी कर देगा, 2 चीजों में कमी नहीं करेगा। अब बृहस्पति धन कारक भी है, तो वो धन के हाउस को देख रहा है। मंगल इनकी कुंडली में धनेश है, सेकंड लॉर्ड है, तो धन को तो बचा रहा है, लेकिन कुटुंब में कुछ कमी कर रहा है, क्योंकि शुक्र आपका घर परिवार का सुख है, आपकी मैरिड लाइफ का सुख है, वो भी पीड़ित हो रहा है। तो यहाँ पे कुटुंब भाव से रिलेटेड चीजों में ज्यादा कमी नजर आ रही है, धन से रिलेटेड चीजों में कमी नजर नहीं आ रही है। अब यहाँ पे बृहस्पति जो थर्ड लॉर्ड है और आपका 6th लॉर्ड है, यानी आपका पराक्रम है, आपकी मेहनत है, उसमें उस जो है 6ठा भाव का स्वामी होकर 8वें घर में चला गया है। बृहस्पति विपरीत राजयोग भी बना रहा है, यानी व्यक्ति को आलस की प्रवृत्ति भी दे रहा है, क्योंकि बृहस्पति जो है शुक्र की राशि में जाकर बैठ गया, कंफर्टेबल होकर बैठ गया।
एक सात्विक प्लैनेट जो है तामसिक प्लैनेट में आकर बैठ गए, जो कंफर्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। ठीक है, यानी कि इनकी मेहनत का पूरा एफर्ट इन्हें ना मिलना, आलस की प्रवृत्ति होना नजर में आ रहा है। अब इनका चौथे घर में चंद्रमा जो है वो बैठ गया है, आपकी मकर राशि में जाकर बैठा है। मकर राशि का चंद्रमा, उस पर से सैटर्न की दृष्टि, ऊपर से जल तत्व ग्रह पर अग्नि तत्व प्लैनेट की दृष्टि, जो बताती है जातक के अंदर मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हैं। यानी व्यक्ति अपने बदलाव करता रहता है अपनी ही प्लानिंग में, व्यक्ति अपनी ही प्लानिंग में बार बार बदलाव करता है। अब यहाँ पे पंचम भाव भी क्लियर हो गया। छठा भाव कंपटीशन का है, पराक्रम का भाव का स्वामी बृहस्पति कंफर्टेबल राशि में जाकर बैठ गया है। अब इनका 7th हाउस में राहु केतु एक्सेस है। राहु कहता है मैं क्यों झुकूं, केतु कहता है झंडा ऊंचा रहे मेरा, पत्नी कहती है मैं क्यों झुकूं। ठीक है, उस पर सैटर्न की दृष्टि चीजों में अलगाव और पैदा कर रही है, यानी इनका कुटुंब भाव भी पीड़ित है। उस पर सूर्य 4th हाउस में चंद्रमा और शनि की भी दृष्टि आ रही है, यानी 4th हाउस भी डिस्टर्ब हो रहा है। अब इनका मंगल भी पीड़ित हो रहा है 7th लॉर्ड, यानी कि शादी का भाव फिर से पीड़ित हो रहा है। उसमें राहु केतु का एक्सेस इस चीज को और बढ़ा रहा है। बृहस्पति जो है हमारे जो है किसी भी चीज की ब्लेसिंग है। ठीक है, यहाँ पे बृहस्पति जो है बैठ गया है आपके 8th हाउस में, जो सेकंड हाउस को देख रहा है, इनके 12th हाउस को देख रहा है और 4th हाउस को देख रहा है। ठीक है, अब इनका उस चीज के लिए मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब इनका भाग्येश जो है बुध है, और भाग्य स्थान पर इसी किसी भी प्लैनेट की दृष्टि नहीं आ रही राहु के अलावा, यानी कि भाग्य स्थान में राहु की दृष्टि भाग्य में कमी तो कर रहा है। अब ये बुध जो है 12th लॉर्ड भी है और मंगल के साथ बैठ गए, भाग्य में उतार चढ़ाव ज्यादा दिखते हैं। 12th लॉर्ड का 11th हाउस में जाना, मैंने बोला इन्वेस्टमेंट, व्यक्ति 12th लॉर्ड का 11th हाउस में जाना, व्यक्ति जहां जहां इन्वेस्ट करेगा वहां पर प्रॉब्लम आएगी। दूसरा विपरीत राजयोग बना हुआ है, 6th लॉर्ड का 8th हाउस में जाना, विपरीत राजयोग में व्यक्ति को जो भी मिलेगा स्ट्रगल के साथ मिलेगा। अब जो बुध यहाँ पे बैठ गया है मंगल के साथ, वो चीजों में और खराबी कर रहा है। मंगल बुध, व्यक्ति का दिमाग तो बहुत है, लेकिन व्यक्ति अपने दिमाग को सही तरीके से नहीं चला पाएगा, क्योंकि बुध 12th लॉर्ड भी है। अब इनके सैटर्न की जो दृष्टि है वो इनके 12th हाउस पर भी आ रही है, यानी इनका 12th हाउस 12th लॉर्ड पीड़ित होकर बैठे, यानी बेड कंफर्ट्स में कमी है। चंद्रमा नींद का कारक है, सैटर्न 12th हाउस को देख रहा है, बेड कंफर्ट, नींद में डिस्टरबेंस नजर आती है, व्यक्ति को 3-3 बजे तक नींद नहीं आती है, व्यक्ति कई बार अपने ही ख्यालों में खो जाता है। यहाँ तक क्लियर है आपको? मैम मुझे एक डाउट है, जो मैम जुपिटर की जो दृष्टि जा रही है 4th हाउस पर, तो वो मैम जो गजकेसरी योग कोई कॉम्बिनेशन? नहीं, गजकेसरी योग ऐसे नहीं बनता, गजकेसरी योग ऐसे नहीं बनता, गजकेसरी योग बिल्कुल ऐसे नहीं बनेगा। गजकेसरी योग में चंद्रमा और इनका 1-4 का रिलेशन, 7-10 का रिलेशन होना चाहिए, लेकिन वो रिलेशन भी अच्छे हाउसेस में होना चाहिए। फिर डिग्री देखनी पड़ती है। हम क्या देखते हैं, चंद्रमा और बृहस्पति इकट्ठे बैठे हैं, गजकेसरी योग बना है। कुंडलियां कलेक्ट कीजिए, जिनका चंद्रमा बृहस्पति इकट्ठे बैठा है, कितनी प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं वो लोग। चंद्रमा और बृहस्पति का रिलेशन किस हाउस से रिलेटेड गजकेसरी बना रहा है, कितनी डिग्री का अंतर है, वो भी हम आगे आगे सीखते चले जाएंगे, लेकिन ये गजकेसरी योग नहीं है। मैम एक जो जैसे जुपिटर जहाँ पर बैठते हैं वहां पर हानि करते हैं, तो मैम अगर जुपिटर 9th राशि में 4th हाउस में बैठ जाएं तो बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो मैम वहां पे क्या हानि कर सकते हैं? देखिए, चंद्रमा बृहस्पति जो है 4th हाउस में बैठे हैं, तो
अब 10th हाउस से रिलेटेड चीजों में प्रोटेक्शन तो करेंगे, लेकिन वहां पर क्या करते हैं 4th हाउस से व्यक्ति अपने परिवार से तो जुड़ा होता है, लेकिन उसके मन में ना अभी चंद्रमा के घर में बैठा है। अगर ये अकेला बैठा है तो प्रॉब्लम्स कम होंगी, लेकिन अगर ये उच्च का होकर बैठ गया है तो उच्च का होने की वजह से काल पुरुष के हिसाब से तो वो उच्च का है, लेकिन अगर मान लो वो मकर राशि का बैठा हुआ, जैसे जुपिटर अगर हम 4th हाउस से बैठा दें, ठीक है, तो 4th हाउस में मकर राशि का बैठा है तो क्या होगा, नीच का हो गया ना, जी मैम। तो वो नीचता का इफेक्ट भी देगा। लेकिन बृहस्पति 4th हाउस में अपनी उच्च राशि में होकर बैठा होता है, तो बृहस्पति अपनी उच्चता के फल भी देता है। 4th हाउस में बैठा हुआ बृहस्पति अपनी उस नेगेटिविटी को कम कर लेता है। लगन में बैठा हुआ बृहस्पति अपनी 1st हाउस से बैठी हुई नेगेटिविटी को कम नहीं करता, इसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। लेकिन 4th हाउस में बैठा हुआ बृहस्पति अपनी नेगेटिविटी को काफी हद तक कम कर लेता है, क्योंकि वो अपने काल पुरुष के हिसाब से अपनी उच्च राशि में बैठा है, तो उच्चता का फल भी लेगा। ठीक है मैम, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? अभी फिर मैं आगे बढ़ूंगी, पहले आप बताइए, कुछ डाउट I है have a उसे क्लियर question. करिए। I हाँ जी। have a question. What you have made us understand was very good and understood also. You are seeing very minutely also. But here when we are seeing, I have two questions to ask you regarding the degree, regarding degree kali. Abhi Lagna is, what do you say, where is the Lagna? Lagna degree is 13 degrees 05. Rahu is sitting at 1357. So it is a conjunction at the Lagna of Rahu. So we have to know what is the implication of Rahu and Lagna together also. We have to learn all. यहाँ पर मैंने ये बोला कि राहु जो है शुक्र की राशि में बैठ गया है, तामसिक प्लैनेट, तामसिक ग्रह की राशि में बैठ गया है, तो उस चीज में बढ़ोतरी कर देगा। Okay. And ठीक है, तो राहु की वो नेगेटिविटी को बढ़ा देगा। Okay. And here Harshal is 09 degrees. So if मैम हम जो सिर्फ 9 प्लैनेट को लेंगे, हम यूरेनस नेपच्यून को नहीं लेंगे, हम अपने 9 प्लैनेट को ही समझ लें तो ही बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। So what you will be teaching us will be for the 9 planets only in this session. बिल्कुल 9, हाँ जी, बिल्कुल 9 प्लैनेट से, all the sessions of this कुंडली। हाँ 9 प्लैनेट से रिलेटेड ही हम बात करेंगे, हम यूरेनस नेपच्यून को नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी इंडियन एस्ट्रोलॉजी में यूरेनस नेपच्यून का इफेक्ट इतना नहीं आता है। तो प्लीज आप 9 प्लैनेट्स को ही अगर ध्यान में रखकर प्रेडिक्शन करेंगे, 9 प्लैनेट को ही समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हम 3 प्लैनेट और ऐड कर दें। आप मैडम इसमें क्या हाँ जी मैडम, इसमें आंशिक काल सर्प योग है इस कुंडली में? सर काल सर्प योग आंशिक का कोई इतना इफेक्ट नहीं होता, ठीक है, काल सर्प योग पूरा हो तभी इफेक्ट होता है, क्योंकि चंद्रमा बाहर जा रहा है। और दूसरा बात ये कि काल सर्प योग की अगर आप पुरानी किताबें पढ़े ना शास्त्रों की, ठीक है, तो काल सर्प योग का इतनी विवेचना नहीं है। अब हम 20-22 सालों से ही काल सर्प योग की बातें ज्यादा सुन रहे हैं, इसके बारे में भी हम आएंगे, लेकिन काल सर्प योग आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 20-22 सालों से ही काल सर्प योग क्यों, पहले इतने सालों तक तो काल सर्प योग की इतनी विवेचना नहीं हो रही थी, ठीक है ना? तो आप सही कह रही हो। ठीक है, वो क्यों, उसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगी। मैम वो पैसे कमाने वाले पंडित करते हैं ऐसा। ठीक है ना, काल सर्प योग का जो है पहले 20-22 साल तक तो इतना काल सर्प योग नहीं था। अब हर कुंडली दिखाने जाओ जी काल सर्प योग है, काल सर्प योग है, काल सर्प योग है, तो उसके बारे में भी क्लियर करूंगी। मैडम इन्हें अपने भाइयों से प्रॉब्लम रहेगी ना? सर इनके भाई नहीं है। हाँ तो मतलब होते तो तब भी इन्हें प्रॉब्लम रहती है अपने भाइयों से। सर होते तो प्रॉब्लम रहती, मगर अभी भाई नहीं है। हाँ। मैम इनकी जो मार्स की दृष्टि पड़ रही है 4th हाउस में, तो स्पीच वाइज भी अग्रेशन होगा, इनकी स्पीच थोड़ी हार्श होगी। वो वाणी में कर्कशता तो रहेगी और राहु की वजह से और बढ़ जाएगी। मैम इनके चेहरे पर दाढ़ी हो सकती है ना राहु के कारण? दाढ़ी रखने का शौक है इनको। ओके, शौक है।
तो दाढ़ी का दाढ़ी रखने का शौक है, लेकिन राहु अगर ये दाढ़ी रखेंगे तो राहु बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो रखनी नहीं चाहिए ऐसे जने को। हाँ हाँ। तो मैम ये है कि अगर लगन में राहु है तो दाढ़ी नहीं रखनी। नहीं, यहाँ पे ऐसे नहीं है, और भी चीजें, शुक्र की राशि में बैठा है, तामसिक प्लैनेट की राशि में बैठा है, ठीक है ना, तो वो ओके तामसिक प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, ओके मैम। ठीक है ना। क्या अफेयर भी रहेंगे मैडम? सर इनका अफेयर जो है ना काल्पनिक ज्यादा चलेगा, हाँ ठीक है, કેમ છો क्योंकि મજામાં? वो, हाँ जी, બસ મજામાં ખુશા હશે. હારી જતો તો ને? क्योंकि ये शुक्र और मंगल के बैठने से अफेयर आपको नजर आएगा, लेकिन वो बुध द्वादश भाव का लॉर्ड, 12th लॉर्ड का प्लैनेट जो है ना उस चीज को काटेगा, ठीक है। अच्छा जी। मैम अगर डिग्री का चेक करें तो इसकी लगन की डिग्री 13 डिग्री है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का होगा इसमें, मतलब किसी क्या चीज होगा? करने के बहुत स्ट्रॉन्ग इरादे वाला होगा बंदा। सर ये मैडम ये बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग इरादे वाले नहीं है, मैंने अभी आपको समझाया था। मंगल जो है, देखो मंगल बुध के साथ बैठ गया, मंगल क्या होता है, पराक्रमी होता है, ठीक है, मंगल पराक्रमी होता है, रिस्क लेने वाला होता है। अब वो रिस्क लेने वाले के साथ उसका द्वादश उसका दुश्मन बुध आकर बैठ गया है। अब वो मंगल बुध की जो शत्रुता होती है ना, मंगल की पावर को खत्म कर देती है, कमजोर कर देती है। ठीक है, तो डिग्री का लगन चाहे वो 13 डिग्री था, बिल्कुल 13 डिग्री था, लेकिन ये जो है मंगल, देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो 27 डिग्री का हो रहा है। जी मैम। मंगल की स्ट्रेंथ में कमी आएगी। हाँ, वो मंगल अपने स्ट्रेंथ इसलिए बनाकर बैठा है क्योंकि वो अपनी मित्र राशि में बैठा है, मित्र राशियों सूर्य का की राशि। प्रभाव बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। थैंक यू मैम। मैम मुझे ऐसे लगता है कि इनके करेक्टर बहुत बढ़िया नहीं होगा कि जुपिटर भी खराब हो रहा है और शुक्र मंगल के साथ हैं और बुध के साथ भी, बहुत आलसी प्रवृत्ति के, बहुत वो तो मैंने बोला ही आलसी प्रवृत्ति है। सिर्फ बृहस्पति ये बृहस्पति जो 12th हाउस 8th हाउस में बैठा है शुक्र की राशि में, इनको आलसी बना रहा है। राहु फिर शुक्र की राशि में बैठा है, इनको आलसी बना रहा है, और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इतना ही पता चल रहा है कि यहाँ पर, ठीक है, आलसी प्रवृत्ति है, बिल्कुल है, लेकिन वो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था, ठीक है। अब उन चीजों के अलावा कुछ और ऐड ऑन करना है तो वो आप ऐड ऑन करिए, उसको फिर यस है कि नो है वो मैं आपको बताती हूँ। इन्हें यूरिन प्रॉब्लम रहेगी सर इन्हें कोई यूरिन प्रॉब्लम नहीं है, या तो पथरी रहेगी मैम इन्हें? सर स्टोन? पथरी इनको नहीं है, इनको आप जो है इनको शुगर है, ठीक है, शुगर है इनको। जो बृहस्पति 2 नंबर राशि में बैठा हुआ है और बृहस्पति शुगर का कारक होता है। दूसरा इनका शुक्र 5 नंबर राशि में बैठा हुआ है और शुक्र की राशि में राहु बैठा हुआ है, तो इनको शुगर की प्रॉब्लम है। मैम मार्स की 8वीं दृष्टि पड़ रही है 6ठे हाउस में, तो हम क्या प्रेडिक्ट करेंगे? मंगल की जो है 8वीं राशि इनके 6ठे घर में पड़ रही है, तो ये व्यक्ति, मंगल क्या है, मैंने बोला 5 नंबर राशि में बैठा है। अब मंगल 6ठे घर में दृष्टि डालता है तो क्या होता है, 6ठे घर से रिलेटेड चीजों में प्रोटेक्शन देता है, यानी कंपटीशन हो या अपने शत्रुओं से लड़ना हो, ठीक है। तो ये मंगल सामने वाले को ये दिखाएगा कि मैं जैसे घबरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि सूर्य की राशि में बैठा हुआ है मंगल, और वहां पे इनके 6th हाउस में किसी भी प्लैनेट की दृष्टि नहीं आ रही है, ठीक है। तो मंगल ये व्यक्ति ये दिखाएगा कि मैं किसी भी सिचुएशन से तुझसे घबरा नहीं रहा हूँ। अब 6ठे मैडम इन्हें घर का आईसाइट की मालिक, प्रॉब्लम है? इन्हें नहीं आईसाइट की सर, प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं नहीं है? सर, नहीं अभी नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी फ्यूचर में हो सकती है। अब ये बृहस्पति जो है इनके 8th लॉर्ड में बैठा हुआ है, जो बृहस्पति 8th हाउस में बैठा है, इन्हें बुराई बदनामी अपयश भी दिला सकता है, तो इन्हें बुराई बदनामी मिलती रहती है। मैडम इन्हें क्या वर्क करना चाहिए जो इन्हें बेनिफिट मिले? क्या काम करना चाहिए इन्हें? वर्त, देखिए आपने वर्त बोला, वर्क 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 वर्क
इनको वर्क क्या करना चाहिए, देखिए इनका जो वर्क है वो, अब बृहस्पति जो होता है 8वें घर में बैठा हुआ है, ठीक है, 8वें घर में बैठा हुआ है और राहु जो है पहले घर में बैठा हुआ है। तो 8वें घर का राहु और लगन का राहु इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी करता है, ठीक है। राहु वैसे 8वें घर में प्रॉब्लम, लेकिन इंट्यूशन पावर अच्छी कर देता है। अगर ये व्यक्ति रिसर्च में चला जाए, एस्ट्रोलॉजी में चला जाए, तो उसको उसमें सफलता मिल सकती है। तो इनका इंटरेस्ट है, अभी पढ़ना शुरू नहीं किया है, सिर्फ अभी थोड़ा थोड़ा न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड चीजें पढ़नी शुरू की, ठीक है। तो अगर ये इस वर्क में जाते हैं तो इन्हें सफलता मिल सकती है ज्यादा अच्छी। दूसरा, इनका जो है शुक्र लाभ स्थान में बैठा हुआ है, पीड़ित है, लेकिन शुक्र लाभ स्थान में बैठा हुआ है लग्नेश होकर। राहु जो होता है कमीशन बेस्ड काम होता है, ठीक है। तो कमीशन बेस से रिलेटेड इन्हें काम सफलता दे सकता है। इनका जो भी काम रहा वो कमीशन बेस्ड ही रहा था। 2-3 सालों से ये भी काम नहीं कर रहे, 2 साल से लॉकडाउन की वजह से, और उससे पहले इनका जो है प्रॉब्लम्स काम को आ गई थी, ठीक है। तो वैसे इनका जो काम था टेक्निक जो है गाड़ियों से रिलेटेड काम था, जिसमें ये गाड़ियां सेल परचेज करते थे और कमीशन लेते थे, और अच्छा काम था। मगर 3 साल से अभी इनका कोई काम नहीं है, 3-3.5 साल से। मैम इनका हम लग्नेश बैठा हुआ जैसे 11th हाउस में, तो फिर वो फ्रेंड सर्कल भी इनका अच्छा होगा, बट वो पीड़ित है, तो हम अच्छा कहेंगे बुरा कहेंगे? बुरा कहेंगे ना, बुरा कहेंगे, हाँ ओके मैम। ठीक है ना, वो बुरा कहेंगे। मैडम आप इसमें दशांतर दशा का फल भी समझाएंगे? समझाएंगे सर, समझाएंगे, अभी सब समझाएंगे। आज तो सिर्फ एक क्लास को लिया है हमने, ठीक है। अभी इनकी जो है मैरिड लाइफ पूरी तरीके से डिस्टर्ब है, ठीक है। ये अपनी बीवी से 6-7 सालों से अलग रह रहे हैं, यानी बीवी इनके साथ नहीं है, बच्चे इनके साथ नहीं है। तो वो पर्टिकुलर उसी पीरियड में क्यों हुआ, ये अपनी बीवी से अलग क्यों हुए, और उसी पीरियड में ही अलग क्यों हुए, वो सब चीजें हम दशा अंतरदशा में, पहले यहाँ पे मैंने समझाया कि मैरिज का हाउस डिस्टर्ब है, बच्चों का हाउस डिस्टर्ब है। शादी के 12 साल के बाद बच्चे हुए इनके, क्योंकि बच्चों का हाउस डिस्टर्ब है। बच्चे होने के बाद पति पत्नी आपस में अलग क्यों हो गए, ये सब चीजें अभी समझानी है, पहले यहाँ तक चीजें क्लियर करिए। मैम मेरा यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, जैसे सैटर्न जो है वो चंद्रमा की राशि में है, तो जैसे सैटर्न और चंद्रमा का हम जो कॉम्बिनेशन कहते हैं कि कंजंक्शन कहते हैं कि विष दोष बनाती है, तो ऐसी जगह में विष दोष बन रहा है या आस्पेक्ट से या राशि में? देखिए पहले तो चंद्रमा जो है शनिदेव की राशि में बैठा है, पीड़ित हो गया, ऊपर से सैटर्न ने दृष्टि डाल दी, तो विष योग तो बन ही गया ना, बन गया। ओके थैंक यू मैम। वो उस चीज स्थान का परिवर्तन इफेक्ट भी जो है। होता है, सर 1 मिनट, ठीक उनको पहले उनका क्लियर तो कर दूं ना मैं। अब ये जो सैटर्न है दृष्टि डाल रहे हैं, अगर ये सैटर्न साथ में बैठे होते तो वो विष योग का इफेक्ट ज्यादा मिलता। कॉम्बिनेशन जो होता है साथ में बैठने से ज्यादा इफेक्ट देता है, दृष्टि से वो इफेक्ट कम दे देता है। अब सर अब आप बोलिए। स्थान परिवर्तन भी तो हो रहा है मैम, दोनों लॉर्डों का। स्थान परिवर्तन हो रहा है, तो जब एक दूसरे प्लेनेट एक दूसरे के घर में बैठते हैं तो वो जो है इतना पीड़ित नहीं करते हैं, उसको बचाव भी करते हैं। वो उसके चौथे घर को बचाएगा, वो उसके 10वें घर को बचाएगा। हाँ जी मैम एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे 4th हाउस में मून पहुंच गया, बट वो 27 डिग्री पर है, तो मतलब माँ का वो होते हुए भी मतलब इतना इन्हें मिल नहीं पाया जितना मिल सकता था इन्हें। क्या माँ से नहीं मिला? माँ का सपोर्ट उतना मिल नहीं पाया, मतलब मदर करना तो चाहती थी बट उस टाइप का उन्हें सपोर्ट मिल नहीं पाया जब ये चाहते थे। इनका नेचर ऐसा है ना, देखो इनका नेचर ऐसा है, राहु लगन में बैठा हुआ है, ये अपनी चलाते हैं, ठीक है। अब चंद्रमा पर सैटर्न की दृष्टि और जल तत्व ग्रह पर सूर्य की दृष्टि है, माता पीड़ित हो रही है, ये पीड़ित नहीं हो रहे। इनकी वजह से माँ ने इनका बहुत कुछ किया है, इनके बहुत गलतियां भी सहन करी हैं, लेकिन इनके नेचर की वजह से माँ को झुकना पड़ता है। ठीक है, समझो पहली चीज, चंद्रमा पीड़ित हो रहा है, ठीक है?
मैम इनके जैसे लड़के से ज्यादा इनकी पुत्री संतान होनी चाहिए, लड़कियां ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा? ये चीज मैं आपको क्लियर करूंगी। इनकी एक लड़की एक लड़का है, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगी। इसी कुंडली को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज जो है हमने एक छोटा सा सेशन रखा था। ठीक है, अब हमारा जो होगा प्रॉपर, उसमें नवांश भी हम लगाएंगे, दशाएं भी लगाएंगे। पर्टिकुलर जो है इनका, अब 7 साल से ये अलग रह रहे हैं, लेकिन डिवोर्स क्यों नहीं हुआ। ठीक है, ये दशाओं में समझेंगे, कुंडली के कॉम्बिनेशन समझेंगे, नवांश को समझेंगे, लेकिन इनकी एक बेटी एक बेटा है। ठीक है, बाहर की अलमारी में। और किसी को कुछ पूछना है इस कुंडली से रिलेटेड? आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? नो मैडम, ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन। मैडम मुझे ग्रुप में जोड़ देना आप अपने। हाँ जी सर, हाँ जी, आप प्राची जी को मैसेज डाल दीजिएगा। मुझे उनका नंबर नहीं पता, सर मुझे मैं अभी साध्वी शेयर जी ने कर दिया था। दूंगी। हाँ जी, मैं सर अभी शेयर कर दूंगी। मैम अभी पहले कोवलिया जी डाउट ले हैज लेते हैंड हैं। रेज। हाँ कोवलिया जी, जी हैज हैंड रेज। मैम इसमें क्या क्या सिखाएंगे आप? सर इसमें हमारा मेन जो रहेगा कुंडली प्रिडिक्शन ही रहेगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, 2 से 3 क्लासेस जो होंगी, पहले जो है मैं जो है अपनी कुंडलियां लगवाऊंगी, आपको समझाऊंगी कि आपको ग्रह कैसे देखने हैं। ठीक है, आपको ग्रह कैसे देखने हैं, क्या समझना है, दशाएं। पहले कुंडली, लगन कुंडली को देखकर आप कैसे प्रिडिक्शन करेंगे। फिर नवांश की जरूरत है तो हम नवांश लगाएंगे जरूर, नवांश की जरूरत है तो नवांश को कैसे समझना है, फिर इस पर्टिकुलर पीरियड में ही प्रॉब्लम क्यों हुई। ठीक है, ये सब चीजें हमारा जो सेशन है वो कुंडली डिस्कशन का ही है। और आप लोगों से मेन हमने बुलवाना है कि आप लोग बोलिए, और उसमें मैं ऐड ऑन करूंगी, कभी कभी कुछ पॉइंट्स भी मैं दूंगी आपको। ठीक है, जैसे मैंने 12th लॉर्ड का 11th हाउस में जाना, आपका जो भी इन्वेस्ट करेंगे उसमें लॉसेस होंगे, ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स आपको मिलते चले जाएंगे। और मेन हमारा कुंडली डिस्कशन का रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि प्रिडिक्शन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, हम क्लाइंट्स के सामने नहीं बोल पाते। चलिए, और कोई डाउट है? मैम कोवलिया जी हैज अ हैंड रेज। मैम आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। No, sorry, ma'am. I forgot to lower my hand. Okay, So I have no no problem. doubt. Prachi, I have a question. One moment. Yes, ma'am. Not related to the session. The only question is regarding the class. So if you start at 11:30, we can finish by 1:30. So we can have lunch later, right? Don't Yes, make yes. it late. 11:30 yes, to yes. 1:30. मैम एक्चुअली क्या है, 2 आवर का टाइम हमने से Yeah. रखा है, मतलब आप 1.5 से 2.5 घंटे, लाइक 1 No, that's okay. 2:30 एक ना एक्चुअली क्या है मैम, जैसे पार्टिसिपेंट्स कभी क्लास में कोई कम आते हैं, कभी ज्यादा आ जाते हैं। Yes, yes. तो अकॉर्डिंगली So वो by थोड़ा सा 2, रहेगा। if we finish by 2, then we can have. Yes. Right? That's what I wanted to say. Yes, ma'am. Maximum 2 p.m. it will end. And yes, okay. Yes, and yes. another thing is that this will be Sunday to Sunday only, no? Yes, ma'am. Sunday to Sunday. 11:30 to Yes, to yes, ma'am. 1:30 Sunday to to Sunday. whatever it is. Yes, Okay. yes. Okay, Sunday to Sunday the class will be आप for में से 3 जो months. For yes, 3 ma'am. months. For 3 months. Yes. So in 3 months, you will be able to cover all this for guiding us how to predict. मैम इसमें अलग अलग टॉपिक लिए जाएंगे, सिर्फ जैसे कि कभी हम कुंडली लगाएंगे कि इनको लोन क्यों लेने पड़े। ठीक है, कभी हम कुंडली लगाएंगे कि इनका डिवोर्स क्यों हुआ। ये कुंडली ऐसी थी कि इसमें डिवोर्स के भी योग बन रहे थे। ठीक है, काम भी स्टेबल नहीं था, किसी भी तरीके से जो है मेंटली डिस्टर्बेंस इनके साथ रहती थी। ये कुंडली में वो सब कॉम्बिनेशन हमें दिख रहे हैं। देखो सब कुंडलियों में वो कॉम्बिनेशन नहीं होंगे ना, तो इसलिए ये कुंडली लगाई गई थी कि कुंडली पूरी तरीके से कैसे डिस्टर्ब हो रही है। तो कभी हम लगाएंगे कि मैरिड लाइफ से डिस्टर्बेंस, कभी लगाएंगे संतान से रिलेटेड डिस्टर्बेंस, संतान नहीं हो रही या संतान नहीं सुनती है, तो ये हाउस क्यों पीड़ित हो रहा है। कईयों का प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन जो है घर का सुख नहीं है उनके साथ। ठीक है, कई लोग प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, पैसे हैं। अब मैं आपके साथ आने वाले टाइम में शेयर करूंगी कि वो 60,000 का जो है मंथली रेंट दे रहे हैं अपने घर का। ठीक है, लेकिन वो अपना घर परचेज नहीं कर पा रहे।
बराबर। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो अलग अलग टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे जिससे आपके सभी जो हमारे पास क्लाइंट्स क्वेश्चंस लेकर आते हैं वो हमारे क्लियर हो जाए। Yeah, madam, my question was also about medical. Like in future, how is your health going to be? Okay, because मैम it's a big expense. हाँ एक मिनट, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक बहुत डीप सब्जेक्ट है, ठीक No, है? no, I'm not saying from medical point of view, but when we are doing a Kundli analysis, as per the dasha, we can come to know that whether this will give us ये अगर आपको कुंडली की अच्छी नॉलेज है तो आप उस चीज को पिकअप जल्दी कर लेंगे थोड़ा सा समझाने पर ही। हाँ, नहीं that's तो what I wanted insight. हाँ जैसे हाँ, दशा जो चल रही है उस पर से अपने को मालूम पड़े कि आप bedridden हो गए, because nowadays everybody is having a lot of medical issues and big expenses are there. So I want हाँ, तो उसके लिए देखिए, उसके लिए insight. एक तो आपको कुंडली की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है? सेकंड, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक पार्ट है हमारी एस्ट्रोलॉजी का, जिसमें बराबर। कम से कम हमने जब करा था ना, हमने 1-1 साल दिया था उस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को सीखने के लिए। तो वो एक टॉपिक है, एक अलग से सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें कवर की जाएंगी। लेकिन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का बहुत जल्दी हमारा जो है कोर्स भी आने वाला है, जिसमें अलग अलग जैसे आईज रिलेटेड प्रॉब्लम या गठिया आपको हो रहा है, या मतलब अलग अलग टॉपिक पे हम लोग लेंगे। ये अक्टूबर में शायद मैम वो आएगा कोर्स, अभी सितंबर में तो नहीं आएगा, अक्टूबर या नवंबर में हम उस कोर्स को भी लेकर आएंगे। ठीक है, तो उस आपको इसके साथ साथ वो भी जरूर करना चाहिए अगर आप उस चीज में परफेक्ट होना चाहते हो। बराबर, because I have seen people get suffering quite a lot and nobody have been able to tell them the future that after 2 years 5 नहीं, कुंडली देखकर मैम आराम से बताया जा सकता है कि आने People are वाला not ये doing साल it. आपके लिए डिफिकल्ट है, बिल्कुल बताया जा सकता है। Okay, बस that you can, when we are doing this, तो आप हमें बता सकते हैं ना कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ये वाले कॉम्बिनेशन में जैसे हमने शुगर को लिया था, ठीक है ना, तो जैसे कि इनका शुक्र पीड़ित था, बृहस्पति पीड़ित था, तो शुक्र के इंडिकेशन आ रहे थे, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ पॉइंट्स हम लेते थे चले जाए। ओके ओके मैम, ओके, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी मैम एंड करने से पहले एक बार मैं डिटेल्स रिपीट कर देती हूँ। हाँ आप जी, में हाँ से जी, जो भी इस कोर्स में रजिस्टर करना चाहते हैं, जो स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप उस पे मेंशन कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, और सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। एंड अदर देन दैट, ये 3 मंथ्स का कोर्स है, संडे टू संडे होगा 11:30 AM। एंड इसकी फीस अगर आप मंथली पे करना चाहते हैं, आप मंथली कर सकते हैं, आप चाहें तो एक बार में 3 महीने का इकट्ठा लमसम पे कर सकते हैं। मैं एक बार आपको फीस स्ट्रक्चर बता देती हूँ। अगर आप मंथली पे करते हैं देन द फीस इज 1860, एंड अगर आप फॉर 3 मंथ्स ऑल टुगेदर पे करते हैं देन इट्स 5250, 5250, एंड इफ यू पे मंथली देन इट्स 1860। आपको कोई और डाउट है इस कोर्स के रिलेटेड देन आप पूछ सकते हैं। आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। एक ये छोटा सा, जैसे हमने आज कुंडली डिस्कस करी है, आने वाली क्लासेस में हम ऐसे ही करेंगे। ये छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन था। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आप में से जो इंटरेस्टेड है, आप चाहे तो अभी चैट कॉलम में अपना नेम लिख सकते हैं, बिकॉज आई हैव ऑल द नंबर्स, क्योंकि आप सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं। तो आप चाहे चैट कॉलम में अपना नेम लिख दीजिए सो दैट आई कैन कॉन्टैक्ट यू विद अदर डिटेल्स, या फिर आप इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच मैम। जय माता दी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, जय माता दी। हाँ जी।